वहाँ पे लोग नमाज़ काफ़ी पढ़ते हैं, तो बार बार गाड़ी रोक के वॉशरूम बने होते हैं वहाँ पे, वुज़ू करके मतलब हाथ पैर धो के लोग नमाज़ करते हैं। सब लोग आपसे अलग रिलीजन के हों तो एक डर सा बना रहता है। और उसके बाद कहीं पे भी ये मेजर जो इनकी इकोनॉमी चलती है वो सारे पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही चलती है। और बार बार मतलब जब भी इनका नमाज़ का टाइम होता है तो ये रुक जाते हैं जैसे पेट्रोल पंप पे। जैसे अभी भी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और यहाँ पे गाड़ी में जितने भी लोग थे सब लोग चले गए। इज़ दिस लाइक अ ट्रेडिशनल वे ऑफ पोरिंग द टी? या यहाँ पे पेट्रोल का रेट होता है 15 रुपये लीटर, मतलब यहाँ के 45 और इंडिया के हो गए 15 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। और डीजल का रेट तो और भी सस्ता है। डीजल यहाँ पे लगभग 9 या 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल मिलता है। भाई ने मुझे 1 घंटा लेट पिक किया और सवारियों को पिक कर रहे हैं। उससे पहले काफ़ी बार पुलिस वाले बस जहाँ के अंदर देखते रहते थे और ड्राइवर से बात करते थे। एप्पल सोडा। टेबल लगे, लेकिन यहाँ पे कैमरा मैं इतना नहीं निकाल पाता क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे सख्त अलाउड नहीं है। तो अभी तक की इस वीडियो सीरीज़ में आपने देखा कि कैसे मैं इंडिया में न्यू दिल्ली में अल्जीरियन एम्बेसी से बहुत ही मुश्किल से वीज़ा प्राप्त करके पहुँचा था इस देश में जिसका नाम है अल्जीरिया, और इसकी कैपिटल अल्जीयर्स में पहुँचा था जिसका मैंने टूर दिया आपको इससे पिछले वीडियो में। उस वीडियो से हमारे को पता लग गया कि यहाँ पे अर्बन लाइफ कैसी होती है, कैसे यहाँ के लोगों का खाना पीना है, कैसे यहाँ के लोगों का रहना सहना है, कौन सा धर्म ये फॉलो करते हैं। तो बेसिक डिटेल जो एक शहर से हमें पता लग सकती है, जो एक कैपिटल से हमें पता लग सकती है, वो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। अब हम ट्रैवल करेंगे यहाँ के रिमोट पार्ट में। वैसे मैंने बताया कि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए अभी फ्रेंडली नहीं हुई है, काफ़ी क्लोज कंट्री है। और ये कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है काफ़ी डेंजरस कंट्रीज़ के साथ, और इन सभी कंट्रीज़ के साथ इस कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं है। ये कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है मोरक्को, जिसके साथ इसकी बहुत टाइम से लड़ाई चलती आ रही है। साथ ही ये बॉर्डर शेयर करती है टूनीशिया, नाइजर, माली और ऐसे देशों के साथ जिनके साथ भी इसके रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो बॉर्डर पे हमेशा टेंशन बनी रहती है और काफ़ी सारे ऐसे ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो बॉर्डर के एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी क्रिएट करते रहते हैं। तो मेरा प्लान है अभी थोड़े से रिमोट जगह पे जाने का। रिमोट का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पे जाके इन लोगों से लड़ने लग जाऊंगा। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अपने आप को भी सेफ़ रख पाऊँ, साथ ही मैं आपको ऐसी जगहें दिखा पाऊँ जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं दिखाई हो, ना ही आपको किसी यूट्यूब वीडियो में, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी। ऐसा ही एक सफ़र मैं करने वाला हूँ आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा अल्जीयर्स से साउथ 600 किलोमीटर साउथ एक गार्दिया नाम का प्रोविंस है जो कि जाना जाता है अपने कमाल के लोगों की वजह से, वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और फ्रेंडलीनेस की वजह से। और साथ ही में अभी आपको अल्जीयर्स इतना पुराना जैसा लग रहा होगा कि कैसा ये पुराना सा शहर है, वहाँ के अल्जीयर्स के लोग भी मानते हैं कि जब आप साउथ में जाते हो अल्जीरिया के तो आप वे बैक इन टाइम चले जाते हो, आप किसी और सदी में चले जाते हो। तो ऐसे ही कुछ जगह पे मैं आज जाने वाला हूँ। गार्दिया नाम का एक प्रोविंस है और लगभग 650 किलोमीटर की इसकी दूरी है अल्जीयर से। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक शहर से दूसरे शहर जाया कैसे जाता है, तो यहाँ पे एक रेलवे लाइन है जो कि चलती है सिर्फ नॉर्थ में, लेकिन हम जा रहे हैं साउथ, और साउथ है यहाँ का बहुत ही रिमोट एरिया, तो उसको आपको करने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 मेनली तरीके होते हैं जाने के। पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप बसेज़ यूज़ करो, जो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेज़ होती हैं वो यूज़ करो। और दूसरा तरीका यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आप टैक्सी यूज़ करो। मैं इन दोनों में से कोई भी यूज़ अपने दम पे नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये कंट्री अभी टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। और इन दोनों ही मोड में ट्रैवल करने के लिए जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वो आनी चाहिए यहाँ की, या तो अरेबिक लैंग्वेज आती हो या आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो। यहाँ पे लोग अरेबिक भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों लैंग्वेज में से कोई नहीं आती। तो अपने दम पे इन दोनों ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाती कि आपको बसेस कहाँ से मिलेंगी, तो या फिर यहाँ पे टैक्सी कहाँ से मिलेंगी, और टैक्सी वाले को बताना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है अनलेस आपके पास लोकल कांटेक्ट हो। मैंने भी अपने कुछ लोकल कांटेक्ट्स यहाँ से निकाले और एक गार्दिया में ही एक इंसान है जिनसे मेरा कांटेक्ट हो पाया और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, अभी तक मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मेरे को एक टैक्सी बुक करके दी है, प्राइवेट टैक्सी नहीं है, ये शेयर्ड टैक्सी होती हैं
तो वो बुक करके दी और उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस जगह से टैक्सी मिलेगी, लेकिन वहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। तो उस भाई ने वो बोला कि मैं टैक्सी वाले से बात करता हूँ और टैक्सी वाले को बोलता हूँ कि मुझे होटल से ही पिक कर ले। तो अब वही फाइनल हुआ है कि टैक्सी वाला मुझे होटल से ही पिक करने वाला है और उसके बाद मुझे लेके जाएगा गर्दैया। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर टैक्सी है, प्राइवेट टैक्सी है। बाकी जो पैसे अभी तक मेरे को उस भाई ने मुझे बताए, वो बताए 3000 यहाँ के दिनार, जो कि हमारे इंडियन में लगभग हो जाते हैं 1100-1200 रुपये के आसपास, 600 किलोमीटर के, जो कि एक काफ़ी जायज़ रेट है। तो मुझे उस हिसाब से अभी लगता है कि शायद ये शेयर टैक्सी होगी। बाकी अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने होटल में। मेरे को टैक्सी वाला यहीं से लेने आएगा, 11 बजे का उसने टाइम दिया था। देखते हैं कि टैक्सी वाला कैसा होता है और उसके बाद रास्ता हमारा कैसा हो पाता है। 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का रास्ता है, तो लगभग 7-8 घंटे में लेके चल रहा हूँ। इसमें लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। बाकी इस रास्ते में हमारे को देखने को मिलेगी यहाँ की पूरी कंट्री साइड, यहाँ के हाईवे, और देखते हैं। सुनने में ये आया है कि यहाँ के लोग, साउथ के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं। हालांकि अल्जीरिया के लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल लगे, लेकिन यहाँ पे कैमरा मैं इतना नहीं निकाल पाता क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे सख्त अलाउड नहीं है। बाकी अभी हम साउथ में जाके देखते हैं कि हमारे को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो भाई कुछ इस टाइप की हमारी टैक्सी है। तो ये है भाई हमारी टैक्सी। भाई ने मुझे 1 घंटा लेट पिक किया, बहुत सवारियों को पिक कर रहे हैं। अभी बेसिकली जो ये बे ऑफ अल्जीयर्स है उसकी दूसरी साइड पे एक ये शहर बसा हुआ है, इसके अंदर हम आए हैं। यहाँ पे मुझे बढ़िया ट्रैम चलती हुई भी दिखाई दी और जो घर भी हैं वो थोड़े मॉडर्न है, रोड थोड़ी चौड़ी है, ट्रैफिक थोड़ा कम है। भाई ये एक 8 सीटर गाड़ी है और सवारियाँ इसमें पूरी भर के जाने वाली हैं। तो भाई लगभग आधा रास्ता क्रॉस करके एक दजानत नाम की जगह है, उसके आउटर में भाई ने गाड़ी रोकी है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है। मतलब ऐसे पूरे हाईवेज़ बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, जो हाईवे का सिस्टम है बहुत अच्छा है भाई। और बंदा इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, लगभग 130-140 पे चला रहा था, और बढ़िया रास्ते पे, मतलब पूरी सुरंगें वगैरह ही बनी हुई हैं, टनल्स बनी हुई है जिसके थ्रू ये रास्ता जाता है। तो बहुत सही सिस्टम है। और सबसे कमाल की बात, यहाँ पे कोई टोल टैक्स नहीं है। मतलब पूरे हाईवे पे चलने के लिए आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना होता। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है, यहाँ पे मतलब सर्विस स्टेशन बने होते हैं जहाँ पे आप पेट्रोल डलवा सकते हो, और वॉशरूम वगैरह बने होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग नमाज़ काफ़ी पढ़ते हैं। तो बार बार गाड़ी रोक के वॉशरूम बने होते हैं वहाँ पे, वुज़ू करके, मतलब हाथ पैर धो के लोग नमाज़ करते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अभी हमारा यहाँ पे लंच करने का प्लान है। देखो यहाँ पे ये तो वॉशरूम बना हुआ है, ठीक है। वॉशरूम के बगल में ही इधर आपको दिखेगी ये यहाँ की छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि 5 टाइम नमाज़ पढ़नी होती है। तो भाई ये हर हाईवे पे, हर रुकने वाले पॉइंट पे आपको ऐसी करके मिलेगी। बाकी भाई खाना पीना हो गया। अंदर थोड़ा बुफे सिस्टम टाइप लगा हुआ था कि वहाँ जाके आप इशारा कर दो कि ये खाना है। तो मैंने चावल लिए और चिकन लिए, थोड़ा ग्रेवी वाला चिकन था, और इसके मेरे से इन्होंने लिए 500 यहाँ की करेंसी, जो हमारे इंडियन में हो गए लगभग 180-200 रुपये के हिसाब से। तो ठीक है। बाकी यहाँ पे ना गाड़ियों के नंबर आपको दिखेंगे, कुछ इस टाइप के नंबर प्लेट होती है रजिस्ट्रेशन। इस पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, सारा न्यूमेरिक ही होता है। बाकी कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट आपको वाइट मिलेगी, जबकि कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट आपको येलो मिलेगी। लेकिन सिस्टम यहाँ पे अलग होता है। जैसे ये आप देखोगे एक टैक्सी गाड़ी है, लेकिन इसका नंबर प्लेट वाइट है, और कई टैक्सी गाड़ी का आपको नंबर प्लेट येलो भी मिलेगा। तो सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे अपने इंडिया में तो ये होता है कि वाइट मतलब प्राइवेट और येलो मतलब टैक्सी गाड़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी भी एक टैक्सी गाड़ी है, लेकिन इसका नंबर वाइट है। बाकी पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था, मगर लगे हाथ आपको यहाँ के प्राइस बता के चौंका देता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का रेट होता है 15 रुपये लीटर, मतलब यहाँ के 45 और इंडिया के हो गए 15 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। और डीजल का रेट तो और भी सस्ता है। डीजल यहाँ पे लगभग 9 या 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल मिलता है। रीज़न बिहाइंड भाई, अल्जीरिया बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से। यहाँ पे पेट्रोलियम और यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनकी गैस खुद की बहुत बनती है, एक्सपोर्ट ही बहुत करते हैं, और मेजर जो इनका इनकम आती है, मेजर जो इनकी इकोनॉमी चलती है, वो सारे पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही चलती है। तो भाई वैसे तो सफ़र हमारा सिर्फ 6 घंटे का ही था, लेकिन काफ़ी सवारियों को उठाने में भी टाइम लग गया। उसका रास्ते में रुकते रुकाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लोग नमाज़ भी भाई 5 टाइम की पढ़ते हैं, और बार बार मतलब जब भी इनका नमाज का टाइम होता है तो ये रुक जाते हैं जैसे पेट्रोल पंप पे। जैसे अभी भी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और यहाँ पे गाड़ी में जितने भी लोग थे सब लोग चले गए नमाज़ अदा करने। मैं यहीं गाड़ी के पास इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी अभी मुझे भाई ने बताया कि अभी 2 घंटे और लगेंगे, और अभी टाइम हो चुका है ऑलरेडी 7:30 बज चुका है। तो पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है कि 10 तो हमारे को बच ही जाएंगे। यहाँ पे जो सब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये इसमें जो भी लोग थे, ड्राइवर, सब लोग इधर जाके नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं।
12 बजे ये सफ़र शुरू करके जो ये सफ़र 6 घंटे का होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, उसमें मुझे लगे पहुंचने में लगभग 10 घंटे, 10 से 11 घंटे। फाइनली रात के 10 से 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा अपने दोस्त के यहाँ। दोस्त कौन है, कहाँ किस जगह पे मैं आया हूँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो ऐसे एक देश में ट्रैवल करना जहाँ पे टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्रेंडली ना हो, बिल्कुल नया देश हो टूरिस्ट के लिए, और उसके बाद आपकी कोई लैंग्वेज ना समझता हो। इवन ड्राइवर भाई भी 1-2 वर्ड ही जानता था इंग्लिश के, येस नो, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं जानता था, फ्रेंच बोल लेता था। और उसके अलावा जितनी भी सवारियाँ थी, जितने भी लोग मुझे रास्ते में मिले, कोई भी मेरी भाषा नहीं समझता था, सब लोग अरबिक ही समझते थे, तो मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सब लोग आपसे अलग रिलीजन के हों तो एक डर सा बना रहता है। और उसके बाद कहीं पे भी मतलब मेरे को लोग मुड़ मुड़ के देखते थे कि भाई ये क्या है, खासकर जब मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता था तो देखते थे ये क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा रिस्की था, अंदर से डर भी लगता है। लेकिन अभी कुछ मेरे पहला दिन भी है, कुछ 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे अल्जीरिया में आए हुए, तो थोड़ा सा अभी डर है अंदर। धीरे धीरे करके खुल जाएगा जैसे जैसे लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस बढ़ेगी। बाकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी बार पुलिस वालों से भी सामना हुआ। काफ़ी सारी हर कुछ किलोमीटर बाद पुलिस की चेक पोस्ट आती थी, जिसके ऊपर पुलिस वाले का हमें आपको अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना पड़ता था और गाड़ी के अंदर की लाइट जलानी पड़ती थी अगर अंधेरा है तो, जिससे कि पुलिस वाले हमारे को आसानी से देख पाएँ। फिर उसके बाद पुलिस वाले या तो हमारे को रुकवा के आईडी वगैरह की चेकिंग करते थे। ऐसे आईडी की चेकिंग सिर्फ हमारी एक ही जगह पे हुई, जब मैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला था। उससे पहले काफ़ी बार पुलिस वाले बस जहाँ के अंदर देखते रहते थे और ड्राइवर से बात करते थे। जहाँ लास्ट जगह पुलिस वालों ने हमारे को रुकवाया और हमारी आईडी चेक की, वहाँ पे मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा गया। और उसके बाद मेरे से और बाकी भी और सवारियाँ थी, उनसे भी उनकी आईडी मांगी गई। और 15-20 मिनट के चेकअप के बाद मेरा भी पासपोर्ट काफ़ी देखते रहे। और फिर उन्होंने पुलिस वाले ने मुझे बुलाया, कह रहा नागपाल, यहाँ पे एक फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम को, सरनेम को पहले बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि नागपाल। मैं कहा यस सर। मेरे मुंह पे उन्होंने टॉर्च मारी, बिल्कुल आंखें ही फोड़ दी थी, और उन्होंने कहा कि वेलकम टू अल्जीरिया। बाकी मेरे को यहाँ पे मेरे दोस्त जिनके पास में पहुँचा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि वैसे तो यहाँ पे फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, मेरी इस करके नहीं हुई क्योंकि मैं दिखने में काफ़ी हद तक उनके जैसा ही लगता हूँ, और मैंने जो कपड़े कल डाले हुए थे वो भी उनके जैसे ही थे। तो वो बोले कि इसी वजह से आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, नहीं तो फॉरेनर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी दूर तक फॉरेनर्स पहुँचते ही नहीं हैं। जो थोड़े बहुत फॉरेनर्स आते हैं, जो मेन बड़े बड़े शहर हैं, अल्जीयर्स हो गया, कॉन्स्टेंटीन हो गया, ओरान हो गया, जहाँ में आगे भी जाएंगे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन ऐसी रिमोट जगह तक कोई नहीं आ पाता। So, can you tell again what is it? This is chicken, as you see. Chicken. Yes. This is potatoes and chicken. And there's some vegetables. Vegetables, eggs, and potatoes. Yeah, and we And did this with is, the bread, local soda. apple soda. Yeah. Yeah. It's old than Coca. Ah. I think it's written here. Yeah. حمود هذا هي حمود بعلم. Okay. Yeah, this is brand this sack. I think it's 1872. Okay. 1872. Very old. Wow. Yeah. There's no. Is this like a traditional way of pouring the tea? Yeah. Like the highest you go, the good taste comes. Wow. And this is mint tea, right? Yeah, also mint. Mint tea. We do tea only with mint. Yeah. Without, it's not tea. And this mint is grown here in the Yeah, valley. it's local mint. Okay. तो ये यहाँ का काफ़ी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है जिसमें मिलती है ये मिंट टी। दिस इज़ सागशुका, जिसमें एग्स हो गए, कैप्सिकम, टमाटो, और साथ में ब्रेड खाई जाती है, और साथ में ये ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं
And this is This is cheese, our right? Local one. Local cheese. Not only local, it's our brand. Oh, your brand. Yeah, Ah, because okay. we have a farm. Uh-huh. It's far away from here, like around half an hour driving. Mm-hmm. So we produce milk and other stuff like. Is it possible to go Butter. there and see maybe today? We will try to. Okay. I will try to take you there maybe today evening. Okay.